ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए और लड़ाई को वहां से शुरू करना चाहिए जहां से उन्होंने 2011 में शुरू की थी। हालांकि उनकी उम्र 71 साल की है और 2011 में 55-56 साल की थी वो, तो उम्र का एक तो फर्क है। पर लड़ाई चूंकि ममता को नहीं लड़ना है, जनता को लड़ना है। संवैधानिक संस्थाएं हुकूमत की रखेल बन जाएं, जो हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं और तमाम संस्थाओं को देख रहे हैं। न्यायपालिका इंसाफ नहीं करे तो क्या अदालतों में भी जाना छोड़ दें? क्या करें? अदालतों का क्या करें? अदालतें भी अगर आपका साथ नहीं दे रही हैं, वो कह रही हैं कि अगले चुनाव में, अगली बार चुनाव में वोट दीजिए। मतलब पराकला ये शायद नहीं कह रहा कि घुटने घुटने टेकने की बात नहीं कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसी और तरीके से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके का तो एक गेम हो चुका। उन्होंने ये कहा है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए, जी। ये कहा है। अब मुद्दा क्या है कि हुकूमत टोटलिटेरियन हो चुकी है और विपक्ष डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ना चाहता है। मतलब जो अ, बराबरी का मैदान नहीं है लड़ाई का। जी। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं शवंगक साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और आज हम लोग एक लेख के बारे में बात करेंगे जो पराकला प्रभाकर ने लिखा और वो हरकारा में हिंदी में छापा है। और उनका एक बुनियादी सवाल है कि अगर एसआईआर के कारण या बाकी चुनाव आयोग की दूसरी चीज़ों के कारण अगर हम चुनाव को अवैध कह रहे हैं, तो हम सिर्फ हारने पर ही क्यों उस पर उसके बारे में बात करते हैं। और ममता बनर्जी जब अब हार गई तो वो कह रहे हैं कि एसआईआर के कारण हारी, और वो जब एसआईआर के कारण हारी हैं तो फिर वो ये बात वो विधानसभा अपने विधायकों को शपथ दिलवाने क्यों दे रही। तो एक तरफ से हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं एसआईआर को देखते हुए, उसके नतीजों को जब वो अनुकूल नहीं हैं तो हम उसको लेकर असहमति जताते हैं, पर फिर भी उसमें हिस्सा लेते रहते हैं। ये और तो उनका ये कहना है कि ये रास्ता कहीं लेकर जा नहीं रहा हमारे हमारे लोकतंत्र को और उसकी संवैधानिकता को, जो जिसको लेकर सब कुछ संकट में दिखलाई पड़ता है। तो श्रवण जी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुद्दा थोड़ा सा बड़ा है। जो आप कह रहे हैं या पराकाला प्रभाकर जो कह रहे हैं, उससे भी बड़ा है। वो मुद्दा ये है कि चुनाव अगर लूट लिए जाएं, जैसे बिहार में लूट लिया, हरियाणा में लूट लिया, कर्नाटक में लूट लिया। कर्नाटक के राहुल गांधी ने कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रमाण बताए थे कि किस तरह से लूटा गया। हरियाणा का भी बताया उन्होंने। चंडीगढ़ का तो वीडियो जारी हुआ था कि मेयर ने किस तरह से धांधली की थी। मेयर के चुनाव में चुनाव जो अधिकारी जी। चुनाव अधिकारी ने किस तरह की धांधली की थी। कुछ नहीं हुआ चुनाव अधिकारी का। इतने तमाम चीजें हो जाएं, लाखों वोटरों के अधिकार छीन लिए जाएं। जैसे मान लीजिए कि 27 लाख वोटरों के जो लेजिटिमेट हैं, जिनका एजुकेशन हो रहा है, वैसे 90 लाख हैं, पर 90 लाख से ऊपर है। और दसवा वोटर अगर आप हटा दें हाँ, वहां से। पर 27 लाख भी हैं जो जी। एजुकेशन में थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिनको ये नहीं किया, खारिज नहीं किया है, जी। उनको वो उनके वोट छीन लिए जाएं, जो कि वो पुराने वोटर हैं, वोट देते रहे हैं, समा दस्तावेज हैं उनके सामने। जी। ये वोटर वो हैं जो जो सत्तारूढ़ दल को जिता सकते थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं। जो अब आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वोटों के मार्जिन किस तरह के रहे,
जहां डिलीशन जितने हुए उसके अनुपात में जो जीत का मार्जिन है वो क्या है, ये सब सामने आ रहा है। जी संवैधानिक संस्थाएं हुकूमत की रखेल बन जाएं, जो हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं और तमाम संस्थाओं को देख रहे हैं, न्यायपालिका इंसाफ नहीं करे। जस्टिस बागची ने कहा था कि अगर ये मार्जिन इतना ऐसा होगा कि अगर वो डिलीशन से कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी होगा, डिलीशन से कम होगा, तो वो अ, उसके बारे में विचार करेंगे। तो अब बिहार के बारे में किया नहीं, इसके बारे में करेंगे कि नहीं? राज्यपाल एक लेजिटिमेटली चुनी गई पार्टी के मुखिया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करे, सबसे बड़ी पार्टी को, जो जी कि ट्रेडिशंस रही है। जैसे तमिलनाडु में क्या हो रहा है, मतलब इतना प्रचंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरने के बावजूद विजय को नहीं बुलाया जा रहा। उनसे कहा जा रहा है कि आपने जो लिस्ट दी है वो बहुमत को सिद्ध नहीं करती है। तो क्या इस चीज को सिद्ध करती है कि वो अगर विश्वास का मत प्राप्त करेंगे तो हार जाएंगे? क्या इस चीज को सिद्ध करती है क्या? तो और अब पंजाब में ईडी की रेड्स हो रही हैं, आप देख रहे हैं, बिल्डरों के यहाँ डराया जा रहा है, धमकाया। तो क्या करना चाहिए, ये मुद्दा है। जी मुद्दा ये नहीं है, पराकाला प्रभाकर जो कह रहे हैं वो मुद्दा तो एक लिमिटेड एंगल का मुद्दा है कि ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि ये लूट लिए गए, अवैध हैं चुनाव, फिर अपने प्रतिनिधियों को बैठने का भी इस्तीफे नहीं दिलवा रही हैं। तो पराकाला प्रभाकर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, ये उनका कहना है। जी विपक्षी दलों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इस प्रक्रिया का बहिष्कार करना चाहिए। वो पहला बहिष्कार करना चाहिए। कहते वो हैं कि देश के मतदाताओं के साथ एक पॉलिटिकल जिनोसाइड हो रहा है और उस जिनोसाइड में भाग लेकर आप चाहे उसके साथ असहमत भी हैं पर आप भाग ले रहे हैं तो आप उस जेनोसाइड में शामिल हैं। अब अब मुद्दा क्या है कि हुकूमत टोटलिटेरियन हो चुकी है और विपक्ष डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ना चाहता है। मतलब जो अ, बराबरी का मैदान नहीं है लड़ाई का, जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मतलब आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ये ऐसा है। या आप तलवार से लड़ना चाहते हैं और हम फुटबॉल से लड़ना चाहते हैं, ये है। लड़ाई का मैदान वही है। तो क्या होना चाहिए? जनता डरी हुई है। तो जैसे मैंने कल परसों जब अपनी बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि अ, ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए और लड़ाई को वहां से शुरू करना चाहिए जहां से उन्होंने 2011 में शुरू की थी। हालांकि उनकी उम्र 71 साल की है और 2011 में 55-56 साल की थी वो। तो उम्र का एक तो फर्क है, पर लड़ाई चूंकि ममता को नहीं लड़ना है, जनता को लड़ना है। लड़ाई चूंकि टीएमसी को लड़ना है, तो लड़ाई वहां से लड़ना पड़ेगी। जो पराकाला कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं मैदान छोड़कर चले जाओ। तो तो वो उसमें ये नहीं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मैदान छोड़ के चले जाओ, तो वो तो बीजेपी चाहती ही है कि आप चुनाव से न लड़ें। मतलब वो वॉकओवर वैसे ही चाहती है कि
आप लड़े ही नहीं, और जो एम्पायर हैं वो हाथ ऊंचे कर दें कि हाँ आप जीत गए, क्योंकि एम्पायर भी उन्हीं के हैं। बिल्कुल। अब स्थिति है कि ममता विधायक भी नहीं है, और अगर किसी विधायक की सीट खाली करवाएंगी तो चुनाव 6 महीने बाद होंगे, तो 6 महीने तक ममता क्या करेगी? और वो अगर कोई विधायक खाली करेगा तो शुभेंदु अधिकारी फिर वहां जीत जाएंगे, तो ममता क्या करेंगी? ममता राज्यसभा भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब विधायक भी नहीं है जो उनको चुन के भेज सकेंगे। तो ये सवाल ये है कि जो पराकाला कह रहे हैं या और भी लोग कहते हैं इस चीज को, सोशल मीडिया अगर देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग इस चीज को कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, वो एक शायद उनका शायद मंशा ये है कि एक जैसे कि मैं सोचता हूँ कि महात्मा गांधी क्या करते, अगर देश में ऐसा हो रहा होता तो क्या वो चुनाव में हिस्सा लेने की बात कहते, या वो कहते कि पूरा का पूरा जैसे कि असहयोग आंदोलन था वैसा कुछ बहिष्कार कुछ करो, और वो राष्ट्रीय स्तर पर हो जहां सब लोग शामिल हों उसमें। तो अगर हम इस कहते हैं कि चलिए 23 करोड़ लोग जो एनडीए के वोटर हैं वो 23 करोड़ वोट देंगे, बाकी देश कोई वोट नहीं देगा उसमें, तो फिर क्या होगा इस लोकतंत्र का? देखिए, तो वो बहुत करेक्टिव मेजर्स लेगा या नहीं लेगा? महात्मा गांधी का जमाना अलग था, उनकी लड़ाई अंग्रेजों से थी, और उस बात को एक अरसा हो गया, मेरे ख्याल से 80 साल हो गए, तो 80-90 साल हो गए। तो वो एक तो, और जिनसे लड़ रहे थे महात्मा गांधी वो डेमोक्रेट थे, वो डिक्टेटर नहीं थे। जी। तो इसलिए ये फर्क है कि आपकी लड़ाई किससे है। मतलब जैसे मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड का जो उदाहरण दिया, वैसे ये भी कहा कि ये जो मैंने कहा ना कि दो लोगों ने पूरे विमान को अपहरण करके कंधार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, और सब लोग, पूरा देश विमान में कैद है, और बंदूक सिर्फ 2 लोगों के पास है या 4 लोगों के पास है। अब आप क्या करेंगे? जी। तो मुझे याद है कि जब मैं ये इस कंधार को फॉलो कर रहा था अखबार के लिए, जी। तो जो जो लोग बंधक थे, जो विमान में थे, उनके जो परिचित थे वो जाकर अटल जी से कह रहे थे कि आप मान लीजिए इनको, अजहर मसूद को छोड़ दीजिए और ये आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, हमारे लोगों की जान बचाइए। आपको पता करना चाहिए कि वो जो बंद जो जो विमान में लोग थे वो बीजेपी के थे कि नहीं, जो यात्री थे कि नहीं, क्योंकि जो छोड़ने की बात कर रहे थे उनके परिवार वाले ही कर रहे थे। जी। तो अगर नागरिक त्याग दे, बलिदान देने को तैयार नहीं है, और वो प्रधानमंत्री से कह रहा है कि आप छुड़वाइए, वो ये नहीं कह रहा है कि इनको मरने दीजिए, हम देश के लिए, हम अपने लोगों की शहादत चाहते हैं, हम आतंकवादियों के सामने झुकेंगे नहीं। और अटल जी चुक गए, और जसवंत सिंह और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये लेके गए उनको जी। वहां पर कंधार में, डोभाल साहब। डोभाल साहब। तो विपक्ष चुनाव नहीं लड़े और सत्ता से बाहर रहे, और चुनाव लड़कर बाहर रहे, दोनों में बड़ा फर्क है। आपको ये चीज समझना चाहिए जी। कि चुनाव नहीं लड़े और सत्ता से बाहर रहे, और चुनाव लड़कर बाहर रहे। तो जैसे ये कि भाई तलाक देकर बाहर रहे कि बिना तलाक दिए बाहर रहे सड़क पर, जो पत्नी से या पति से परेशान हो जाए पत्नी, तो वो तलाक देकर बाहर रहे कि बिना तलाक दिए बाहर रहे, ये मामला है। जी। तो होता क्या है कि बाहर, मतलब नहीं लड़ने पर जनता देख नहीं पाती है। आप ये समझिए, अगर आप लड़ नहीं रहे हैं तो जनता देख नहीं पाती, वो आपको पलायनवादी मानती है। जनता खुद कुछ नहीं करती है, पर वो अपने नायकों को लड़ते हुए देखना चाहती है। जी।
तो इसलिए ममता अगर कहे कि हाथ जोड़ ले कि भैया ठीक है और चली जाए, तो जनता कहेगी कि ठीक है यार, इन्होंने भी मान लिया, अपन ने तो वोट ही दिया था जनता के इस हुकूमत को। तो ये बड़ा फर्क है। तो मैं आ, और जनता देख नहीं पाती कि तानाशाह क्या कर रहा है। आप मतलब अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और ये भी नहीं देख पाती जनता कि कौन कौन किसका साथ दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि अ, आज देख रही है जनता कि राहुल गांधी भी खड़े हैं, अखिलेश भी खड़े हैं, पूरा विपक्ष भी खड़ा है, पूरा विपक्ष एक हो गया है, और जनता देख रही है कि लूटा हुआ है ये माल, ये लूट का माल खा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो कर रहे हैं। जी तो तानाशाही हुकूमतें तो चुनाव चाहती ही नहीं है, और विपक्ष भी अगर लड़ना बंद कर दे कि अब ये तो, अब इनसे क्यों लड़े, ये तो लूट रहे हैं, तो उसका काम आसान हो जाएगा, मतलब हुकूमत का, कि ठीक है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हंगरी का उदाहरण देना चाहता हूं। हंगरी का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि 12 अप्रैल 2026 को हंगरी की नेशनल असेंबली की 199 सीटों के लिए चुनाव हुए। 199, 1 करोड़ का देश है, 1 करोड़ से कम का। जी और वो जो ओबरान हैं वहां के जो थे, विक्टर ऑर्बान। विक्टर ओबरान, जी वो पिछले 16 सालों से तानाशाही कर रहे थे, वहां चुनावों को लूट रहे थे हंगरी में। और, और रूस का तो समर्थन था ही उनको, विक्टर ओरबान को। और बिल्कुल अति दक्षिणपंथी पार्टी जैसी भारतीय जनता पार्टी। वो उन विरले लोगों में से जिनको जिनको पुतिन और ट्रम्प दोनों का समर्थन हासिल था। नहीं नहीं, पुतिन और ट्रम्प का दोनों का समर्थन हासिल था। इतना हासिल था कि जेडी वांस उनके चुनाव प्रचार में गए थे। जी जी आप सोचिए कि अगर विपक्ष वहां 16 साल से लड़ता नहीं, और जनता भी मान लेती कि ये जो विक्टर ओरबान हैं ये हमारे भाग्य विधाता हैं, जी ये चुनाव में जितनी धांधली करें, लोगों को जेलों में डालें, मार डालें, इनका विरोध नहीं करना है। विपक्ष ने ये काम नहीं किया, वहां लड़ता रहा। और क्षण ऐसा आया कि 199 में से 141 सीटें विपक्ष को मिली, और 16 साल की तानाशाही का हंगरी में अंत हो गया। जी और जेडी वांस को मुंह दिखाने का मौका नहीं मिला, मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि वो वहां गए थे, उन्होंने रोड शो किए। और ओरबान जो है 5वीं बार जीतना चाहता था। हमारे यहाँ के जो ओरबान हैं वो भी वही कर रहे हैं। तो आपको एक प्रयोग है हंगरी का, दुनिया के कई देशों के प्रयोग हैं, कि विपक्ष लड़ता रहा और जनता ने हराकर तानाशाह को बाहर कर दिया। पूरी हुकूमत तानाशाह नहीं होती, एक चीज ये मान के चलें। जी यानी मतलब आपको जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि विमान अपहरण में 2-4 लोग ही होते हैं, जी पर ये देश का अपहरण है, डेमोक्रेसी का अपहरण है। तो वो अगर हाईजैक कर लिया गया है, तो ये जो चल रहा है ये तानाशाही का कंधार प्रयोग है। जी और इसमें ज, मेरे ख्याल से जो मतलब पराकला ये शायद नहीं कह रहा कि घुटने घुटने टेकने की बात नहीं कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसी और तरीके से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके का तो एक गेम हो चुका। उन्होंने ये कहा है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए, जी ये कहा है। जी तो पराकाला ये भी बताए ना क्या करना चाहिए। जी उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये करना चाहिए, उन्होंने बाकी सब कहा कि इस्तीफे दे दें, वगैरह वगैरह सब कर दें।
पर सबको बैठना चाहिए। तो बैठकर क्या करें, गाना गाएं, मातम मनाएं, क्या करें क्या? कुछ नहीं। तो ये जो है, ये एक ऐसा विमान अपहरण कांड है कि कंधार वाले में तो पायलट भी पीड़ित थे, इसमें पायलट भी मिल गए। और ये जो डेमोक्रेसी का अपहरण कांड है, इसमें पायलट, इलेक्शन कमीशन और तमाम जो जिनको हम संवैधानिक संस्थाएं मानते हैं, सब मिल गए आपस जी में। जी तो मैं पराकाला प्रभाकर से असहमत नहीं हूं। मैं, अगर वो ये बता दें कि भाई ठीक है, हम अपने विधायकों को इस्तीफा दिलवा देते हैं, लेजिटिमेसी प्रदान नहीं करते, चलिए, जी तो वो जो विधायक इस्तीफा देंगे वहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े होकर फिर जीत जाएंगे और 3/4 बहुमत ले आएंगे वहां से। जैसा मैंने कहा कि अगर एक सीट खाली करवा के ममता कहीं से खड़ी होंगी तो जी शुभेंदु अधिकारी वहां से भी हरा देंगे। तो भवानीपुर भी हो गया और नंदीग्राम भी हो गया और चंडी पाठ भी हो गया, सब हो गया। ये हुकूमत जो है नीतीश जी, रोबोटिक हो चुकी है। रोबोटिक का मतलब ये है कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो दिल्ली में एआई की समिट हुई थी, उसमें गलगोटिया नाम का जो संस्थान है, उसने एक चीनी बंदर को अपना प्रोडक्ट बनाकर पेश किया था। जी चीनी कुत्ते का रोबोट, कुत्ते का रोबोट। चीनी कुत्ते का रोबोट पेश किया था। डेमोक्रेसी का ये रोबोटिक मॉडल हंगरी और इटली का है। मैं इसको चीन और रूस का नहीं बता रहा हूँ। तो जी इसलिए क्योंकि चीन और रूस में तो व्यवस्था ही पूरी अलग किस्म की है, जी कि इटली में वो डर गई, जुडिशियल रिफॉर्म पर ओपिनियन अलग आ गई, तो वो फार राइट से सेंट्रिस्ट हो गई मेलोनी। पर बेसिकली फार राइट है। उन्होंने ट्रम्प का विरोध इसलिए किया कि सत्ता जाने वाली है, या उन्होंने ईरान का साथ दिया और फिलिस्तीन की बात कर रही हैं। पर बेसिकली वो उनकी किताब की भूमिका मोदी जी ने लिखी। जी तो इसलिए अब जो मुद्दा है कि जो पराकाला प्रभाकर ने भी कहा है और जो उनके आर्टिकल में है कि चुनाव नहीं लड़े या इस्तीफा दे दें, संसद से भी दे दें मान लीजिए, तो क्या अदालतों में भी जाना छोड़ दें? क्या करें? अदालतों का क्या करें? अदालतें भी अगर आपका साथ नहीं दे रही हैं, वो कह रही हैं कि अगले चुनाव में, अगली बार चुनाव में वोट दीजिए, देखेंगे अगली बार दे, इस बार नहीं दिया तो अगली बार दे देना वोट। अगली बार दे दीजिए, आज भूखे सो जाइए, कल खाना मिल जाएगा। जी ये है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो मर भी जाएं तो हमको कोई चिंता नहीं। तो केजरीवाल ने न जाने का तय किया कि स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश नहीं होंगे, और फिर उन्होंने चिट्ठी लिख दी। तो मनीष सिसोदिया ने भी कहा हम भी नहीं पेश होंगे। तो अदालत ने कहा, क्या किया, इमेकस क्यूरी अपॉइंट कर दिए, न्याय मित्र अपॉइंट कर दिए। आप बताइए, हम आपकी तरफ से इमेकस अपॉइंट कर रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं न्याय मित्र हैं, वो आपकी जगह काम करेंगे। तो अगर आप इस्तीफा दे देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो स्पीकर भी हुकूमत की मर्जी के अनुसार अन्याय मित्र नियुक्त कर देंगे, जो विधायकों की शक्ल में रोबोट होंगे। कोविड के दौरान सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी दी थी, आप निकालिए, रेफरेंस निकालिए, जी कि कोविड के दौरान एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये कहा था कि देश को अब कोरोना के वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। एक बड़ा स्टेटमेंट था, मैंने आर्टिकल लिखा था उस पर।
राजनीति के जिस कोविड काल से हम गुजर रहे हैं इस समय, किसी भी दिन कोई आधिकारिक प्रवक्ता कह देगा कि लोकतंत्र को अब अधिनायकवाद के वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। अगर आपको याद हो, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं काफी लिखता रहा हूँ जी कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हुआ करते थे। जी। अब शायद वो प्रसार भारती में कुछ हैं मेरे ख्याल से। नहीं, वो पीछे G20 के शेरपा वगैरह कुछ थे, अब अभी पता नहीं। हाँ, जी तो वो अ, उन्होंने कहा था नीति आयोग में रहते हुए कि देश में लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा है। जी देयर इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, और अगर ऐसा हुआ तो हम चीन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जो न्यूली रिक्रूट्स थे पुलिस के आईपीएस जो बन रहे थे, उनको संबोधित करते हुए ये एनएसए ने हैदराबाद में कहा था कि आपकी नज़र सबसे पहले सिविल सोसाइटी पर होना चाहिए। वो सिविल सोसाइटी को खत्म करने की बात कर रहे थे। जी हम लोग चीज़ों को लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे हैं, तात्कालिक पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि ये बंगाल में ऐसा हो गया, अब उत्तर प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, तमिलनाडु में प्रयोग चल रहा है। महात्मा गांधी की का आपने जिक्र किया, वो सत्य के प्रयोग करते थे, ये असत्य के प्रयोग चल रहे हैं। और महात्मा गांधी की भूमि से ही पैदा हुए पुत्र कर रहे हैं, भूमि पुत्र। एक और मुद्दा है कि अगर ममता कहे अपने विधायकों से कि आप इस्तीफा दे दीजिए, दे देंगे क्या? बिल्कुल। अगर वो कहें सायोली घोष से और महुआ से और कल्याण दादा से कि इस्तीफे दे दीजिए, हमारा विश्वास नहीं, दे देंगे क्या? वो कहेंगे कि ये लूट लिया गया है विधानसभा को, तो आप भी बाहर आ जाइए, तो क्या आ जाएंगे क्या? मेरा ऐसा मानना है कि आधे से ज्यादा बीजेपी में भर्ती हो जाएंगे, मना कर देंगे इस्तीफा देने। मना कर देंगे या भर्ती हो जाएंगे बीजेपी में जाके, या बगावत कर देंगे, ये नई पार्टियां बना लेंगे छोटी या मोटी। नई पार्टियां बना लेंगी। वो इसलिए कि बीजेपी उनकी जगहों पर दूसरे लोगों को, अपने लोगों को अपॉइंट कर चुनवा देगी। तो जब धर्म को हिंसा की नौकरियों में बदल दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट में, जी और वो एम्प्लॉयमेंट सभी तरह का हो सकता है, इलेक्टोरल भी हो सकता है, और अ, चुनाव में भागीदारी का भी हो सकता है, कार्यकर्ता का भी हो सकता है, तो फिर जो लड़ाई है वो थोड़ी सी अलग किस्म की होती है। पराकाला प्रभाकर जो है, वो उनकी नीयत में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, जी और ऐसे घर में लड़ रहे हैं जहाँ मतलब नॉर्थ साउथ पोल का मामला है। तो हम उनकी नियत में शक नहीं कर, हम तो जिनसे लड़ने की बात कर रहे हैं उनकी डिजाइन्स की बात कर रहे हैं, हाँ, कि प्रभावी तरीका क्या है इससे। प्रभावी का तरीका क्या है इसका। जी क्योंकि प्रभाकर जो है ममता बनर्जी की गलतियों की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, वो मतलब लूट लिया गया ये तो कह रहे हैं, पर वो ये नहीं कर रहे हैं कि आप जब यात्रा पर निकले थे और आपको पता था कि जंगल है, अंधेरा है, डाकुओं से भरा हुआ है, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आपके पड़ोस बिहार में हो चुका है ये। बिहार में आप हो चुका है। उन लोगों की आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो और तो आपने विपक्ष को हड़काया, इंडिया ब्लॉक को तोड़ा, राहुल गांधी को तोड़ा,
बीजेपी की तारीफ की, आरएसएस की तारीफ की, नेचुरल अलाई बताया बीजेपी को, आरएसएस को पेट्रियट बताया। आपके क्रेडेंशियल्स तो जो हैं वो अलग किस्म के हैं कि आप एनडीए में रही हैं, रेल मंत्री रही हैं, तमाम तरह के आपके साथ बैगेजेस हैं। तो आपने उस उन चीजों को नहीं कहा। राहुल गांधी के साथ ये तमाम दिक्कतें नहीं हैं जी। जो मतलब मुलायम सिंह के साथ थी, मान लीजिए। उनके परिवार के साथ रहिए एनडीए को लेकर, लालू के साथ रहिए एनडीए को लेकर, जी। ममता को रहिए एनडीए को लेकर। तो इसलिए ये जो है आपने पराला प्रभाकर जी के आर्टिकल के बहाने हमने जो बात की है वो एक अलग विषय बनता है, जो जिसमें अ, एक डरी हुई जनता जो कुछ करना ही नहीं चाहती है, वो इंडियन आइडल देख रही है, मजे कर रही है, आईपीएल देख रही है। आईपीएल देख रही है, अक्षय कुमार को देख रही है, और धुरंधर से खुश है और धुरंधर से खुश है। यहाँ के और संवैधानिक नाम कट रहे हैं पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से शायद। और मैंने शायद गलती नहीं की हो पढ़ने में, तो जावेद अख्तर ने भी अ, धुरंधर की तारीफ की है। उन्होंने धुरंधर की आलोचना नहीं की है, बल्कि आलोचना करने वालों की आलोचना की है उन्होंने, जावेद ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो वही है मेरे ख्याल से ये जो जो गल्फ कंट्रीज में कहा जाता है कि शेख अपनी अपनी देख, तो हर शेख जो है अपनी 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 देख रहा है। जावेद अख्तर हाँ, अपना बॉलीवुड देख रहे हैं, वो अपना बंगाल देख रही हैं, ये अपना बिहार देख रहे थे। बाकी राज्य भी अपना अपना देखेंगे, हर शेख अपने अपनी देख, और उसके बाद जो है देश का जो भी बनता है वो तो बन जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा था, हमने कल की बातचीत में भी कहा जी। था कि बहुत बड़ा अंधेरा है, जी। और ये डिटरमिन तरीके से ये किया जा रहा है। ममता इस्तीफा दे दें तो भी कोई, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी है, राज्यपाल ने, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो उन्होंने कहा मत दो, जी। हमने ये विधानसभा ही भंग कर दिया, अब करो क्या करोगे। जी। ये हुआ ना। बिल्कुल। तो आप मतलब वो कुछ चीजों में कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। और जहां नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन, तो है ही, जैसे ही उसने ये कहा कि मैं नहीं दूंगी, तो सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता, जो कि बहुत सारी संख्या में होते हैं, सबके मुंह से संविधान ऐसे टपकने लगा जैसे सबसे पवित्रता के साथ वही संविधान की रक्षा करने में लगे हुए हैं अभी अभी जो है, तो इसलिए किससे जो, नाक की तरह हाँ, उठाई पड़ हाँ, रहा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है निधि जी कि ये इसको इनको ममता बनर्जी को तो लड़ना ही पड़ेगा, हंगरी की तरह लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई और सिर्फ ममता की नहीं है, सबकी लड़ाई है। येवलेनी की तरह लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या? नौ और नौ रूस में भी अभी लड़ रहे हैं लोग, हमको दिख नहीं रहे हैं कि रूस में लड़ नहीं रहे हैं क्या, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए आ, हम लोग इस बहस को कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई और नहीं कर रहा है, और तो इसलिए हमको इस बहस को जारी रखना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये जो चल रहा है ये कितना खतरनाक है, क्या है, रास्ता कैसे निकलेगा। तो रास्ता पराकाला के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, पर मेरे पास एक है प्रयोग जो मैंने दुनिया के दूसरे देशों में देखा है। जी। मैंने हंगरी में अभी देखा, पिछले महीने देखा है। जी। क्या? तो इसलिए मुझे लगता है कि यार 16 साल की तानाशाही अगर खत्म हो सकती है तो 12 साल की तो खत्म हो ही सकती है ना। तो इसलिए हैं? बिल्कुल मेरे ख्याल से ये तो है, और उस पे सबसे बड़ी बात शायद ये है कि जो ये उन कारणों को भी तरफ भी देखना चाहिए कि जहां हम अब इस देश को एक देश की तरह नहीं देख पा रहे हैं, हम संविधान को संविधान की तरह नहीं देख पा रहे हैं, हम प्रक्रिया
और मूल्यों को नहीं देख पा रहे हैं, हम कायदों को नहीं देख पा रहे हैं, और उसमें कौन कहाँ किस तरह से शामिल है उन अपराधों में उनको नहीं देख पा रहे हैं शायद। और जिनको हमने काम दिया था देश चलाने का, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सरकारें हैं, नौकरशाही, वो उसको नहीं चला पा रहे हैं। तो देश तो लोगों के लिए है, लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा, उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा उसके लिए। और शायद एग्जैक्टली, उस तरह एग्जैक्टली, मेरी पीछे एक एग्जैक्टली। बार बात हुई थी पराकाला से, तो उनका यही कहना था कि इसको लेकर नए तरीके से लोगों को सोचना पड़ेगा, और जब लोग सब बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो रास्ते निकल जाएंगे, ये उनका। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि केरल में सिर्फ 14 जिले हैं जी केवल। पर अगर आप वहाँ का बाइफरकेशन ढूंढ के लाएं अभी वहाँ के इलेक्शन का, जी तो वहाँ के 4 जिले जो कि कोट्टायम है, इडुक्की है, एर्नाकुलम है और मल्लपुरम है। मल्लपुरम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ, जी है ना। जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट था उसको एक भी सीट नहीं मिली जी 4 जिलों में, एक भी। जबकि ये मतलब, तो अगर अगर आप वहाँ का, अगर आप वो देखें कि बीजेपी को 3 मिल गई, तो आप बीजेपी की जीत का मार्जिन देखें कि कितनी 3 मिली है, जी कहाँ से 3 मिली है। या जो इनका गढ़ था त्रिशूर लेफ्ट का, वहां भी कांग्रेस को सीटें मिली। जी तो क्या दिखाता है, जनता दिखाती है, जनता। जी कि भाई, कि मणिपुर क्या दिखाता है, जनता दिखाती है। जी हम देख रहे हैं कि ये हम जहाँ हम ये लोग जहाँ सफल हो रहे हैं, हम उसको अपनी असफलता के कारणों को मान रहे हैं। पर जहाँ जनता सफल हो रही है, वो मैंने जैसे कल की चर्चा में कहा था कि हम सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं केरल को। बिल्कुल इतने मायूस से कि सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं, हैं? नहीं, बिल्कुल। और क्योंकि उसमें जो जो जितनी उम्मीद वहां से निकल कर आती है, वो उम्मीद जो है हमें इस टेम्पलेट से लड़ती हुई नहीं दिखलाई पड़ती। क्योंकि बिहार भी बड़ा राज्य था, बंगाल बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और जहाँ तो उसके जरिए तो आप पूरे देश पर आप वही जो कि रतिन रॉय भी जो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पावर आपके पास रहेगी तो बाकी सब चीजें आप डिक्टेट कर ही लेंगे, जैसे कि एक विधान हुआ करता है। और, एग्जैक्टली। और जब वो होगा तो फिर ये देश कैसे रहेगा? क्योंकि ये देश अपने आप बाय डिफॉल्ट एक नहीं है। ये समझने की जो मेरे ख्याल से आरएसएस कभी नहीं समझ पाया इस बात को कि ये भारतवर्ष बाय डिफॉल्ट एक नेशन नहीं है। हम लोग इसलिए एक साथ हैं क्योंकि हमारी डाइवर्सिटीज बहुत सारी मिलती हैं, और हम उनके साथ एडजस्ट होते हुए चलते हैं, जो कि वो जिसके लिए वो बिल्कुल कभी भी राजी नहीं रहे। और इसलिए ये एग्जिस्टेंशियल जो एक डेंजर की तरफ बढ़ता जाता है। अब इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये काफी दिलचस्प बात रही, और इस पे हमको और ज्यादा मेरे ख्याल से गहरे में जाके बात भी करनी चाहिए, और भी बात करनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कोई इस विषय की को इतनी गंभीरता से बात कर रहा है जैसे कि आप बता रहे हैं। तो दर्शकों, आपको भी शायद ये बातचीत काम की लगी होगी। अगर आपको ये बात ठीक लगी तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बात। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।